स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल सिद्धार्थ जॉब पॉइंट में। आज का टॉपिक होगा पर्यावरण अध्ययन से, और पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत भोजन, बीमारियां और स्वच्छता। ये वीडियो पार्ट 1 में होगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत बड़ा है और यहाँ से सी टेट हो, जे टेट हो, हर टेट में जो है यहाँ से प्रश्न कुछ न कुछ रहता है, और यहीं से प्रश्न आपके कूट में भी रहता है, और बीमारियों से रहता है, स्वच्छता से रहता है, भोजन से रहता है। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। और जो नए लोग हैं, पहली बार चैनल पर आए हैं, पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको समय पर वीडियो मिलता रहे। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिएगा और कमेंट्स भी कीजिएगा। तो आइए बिना देरी के हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में जिक्र करेंगे हम लोग भोजन क्या है, भोजन के आधार पर जीवों का वर्गीकरण, भोजन करने के आधार पर जीवों के मुंह का बनावट किस तरह से होता है, फिर भोजन के घटक या पोषक तत्व देखेंगे। भोजन में जो पोषक तत्व पाए जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट हो, वसा हो, प्रोटीन हो, विटामिन हो, रुक्षांश हो, जिसको आहारी रेशा भी कहते हैं, जल और खनिज लवण। इसके साथ ही इस वीडियो में देखेंगे हम लोग संतुलित आहार किसे कहते हैं। आइए, भोजन क्या है। हम लोग जानते हैं कि सभी जीवों को अपने कार्य करने के लिए, अपना कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और हर जीव को हर जीव को अपनी ऊर्जा, उसकी ऊर्जा जो है उसको भोजन से प्राप्त होती है। तो उसके आधार पर, यानी भोजन किसको कहते हैं, जो वैसा खाद्य पदार्थ जिससे खाने पर एनर्जी मिले और ऊर्जा प्राप्त हो, तो उसको हम लोग भोजन कहते हैं। तो भोजन करने के आधार पर जीवों का वर्गीकरण देखें तो भोजन करने के आधार पर जीव 3 प्रकार के होते हैं। आप लोग बच्चे से पढ़ रहे हैं। पहला है शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी। मांसाहारी और सर्वाहारी, ये 3 जीव होते हैं। उम्मीद करते हैं ये आप जानते भी होंगे। शाकाहारी वैसे जीवों को कहते हैं जो पौधे या पौधे के उत्पाद को खाता है, उस जीव को कहते हैं हम लोग शाकाहारी। और मांसाहारी वैसे जीव को कहते हैं जो दूसरे जीवों का मांस खाते हैं, उसको मांसाहारी कहते हैं। और जो सर्वाहारी, यानी जो दोनों खाते हैं, यानी शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के भोजन करते हैं, वैसे जीव को हम लोग सर्वाहारी कहते हैं। एक मृतोपजीवी भी होता है, जिसको हम लोग स्कैवेंजर कहते हैं। मृतोपजीवी, यहाँ से भी प्रश्न रहता है। मृतोपजीवी वैसे जीव को कहते हैं जो मरे हुए जीव जंतु से अपना भोजन प्राप्त करे, वैसे जीव को कहते हैं मृतोपजीवी। जैसे इसमें गिद्ध 1 नंबर में आता है। गिद्ध जब जिंदा रहता है कोई जीव, तो उसको वो चोंच भी नहीं लगाता है जब तक कि वो कंप्लीट नहीं मर जाता। इसके अलावा जीवाणु हो गया, कवक हो गया, तो ये मृतोपजीवी होते हैं। जीवाणु, कवक, ये सब मृतोपजीवी होते हैं। हम लोग यदि जानवर को देखें, इस भोजन करने के आधार पर उसके मुंह का बनावट उसी तरह से होता है। यानी जो शाकाहारी जीव होते हैं उसके मुंह का आकार ऐसा होता है, ताकि वो मुंह और दांत के आकार ऐसा होता है ताकि वो अपने भोजन को आसानी से काट सके, खींच सके। जैसे गाय हो गया, बैल हो गया, भैंस हो गया, बकरी, हिरन, ये सब का आगे वाला दांत छोटा होता है, आगे का दांत छोटा होता है, और पीछे के दांत चौड़े होते हैं, ताकि आगे के दांत से वो आसानी से घास भूसा को खींच सके, सुरख सके, और पीछे के दांत से चबा सके। और जो मांसाहारी होते हैं उसके दांत नुकीले होते हैं, ताकि दूसरे जानवरों के मांस को फाड़ सके, खा सके। जो पक्षी वगैरह होते हैं उनका चोंच ऐसा होता है, जो शाकाहारी पक्षी होता है उसका चोंच ऐसा होता है कि वो दाना को उठा सके। और जो मांसाहारी पक्षी होते हैं उसका चोंच इस प्रकार से रहता है कि दूसरे जीवों के मांस को फाड़ सके, खा सके, या कीट पतंग को उठाकर मुंह में डाल सके। अब भोजन का स्रोत की बात करें कि भोजन हमको मिलता कहाँ से है। भोजन 2 प्रकार से। भोजन के स्रोत की बात करें तो भोजन का स्रोत यानी भोजन हम लोगों को 2 जगह से मिलता है। एक प्लांट प्रोडक्ट जिसको कहते हैं पौधे से, और दूसरे जानवरों से। पौधे से, जैसे कि पौधे से मिलने वाले खाद्य पदार्थ हो गए, जैसे अनाज हो गया, अनाज, सब्जी, फल, ये हमको पौधे से प्राप्त होता है।
और जानवरों से मिलने वाले खाद्य पदार्थ होते हैं जानवरों से, जैसे दूध हो गया, मांस हो गया, अंडा हो गया, शहद हो गया, मछली हो गया। तो ये जानवरों से मिलने वाले खाद्य पदार्थ हैं। और जो दूध होते हैं, जो जानवरों के दूध होते हैं, दूध से बनने वाले सामग्री को हम लोग मिल्क प्रोडक्ट कहते हैं या दुग्ध उत्पादक कहते हैं। दूध से बनने वाले जैसे दही हो गया, जितना भी तरह का आप मिठाई देख रहे हैं, मिठाई हो गया। फिर जाके ये क्या है कि मिल्क प्रोडक्ट है। तो जैसे पता है कि शहद मधुमक्खी से मिलता है, अंडा हो गया, मुर्गी हो गया, बत्तख हो गया या फिर कछुआ हो गया, इससे अंडा प्राप्त होता है। मांस जैसे बकरी हो गया, मुर्गी हो गया, मुर्गा हो गया, इससे मांस मिल जाता है। दूध जैसे गाय, भैंस, ऊँट, ये सबसे दूध मिल जाता है। मछली के कैटेगरी में जानते ही हैं कि मछली के कैटेगरी में रेहू, कतला, मांगुरी, ये सब पौधे के हम लोग अलग अलग भागों को खाते हैं और उसी से प्राप्त होता है। जैसे तना, कुछ पौधे का हम लोग तना खाते हैं, जैसे गन्ना हो गया, आलू हो गया, प्याज हो गया, लहसुन हो गया। तो ये सभी खाद्य सामग्री हम पौधे के तना वाले भाग से प्राप्त करते हैं। कुछ पौधे के पत्ते खाते हैं, जैसे पालक, मेथी, पुदीना, ये सभी हम लोग पत्ते वाले भाग खाते हैं। कुछ पौधे के हम लोग जड़ खाते हैं, जैसे जड़ खाने वाले मूली, गाजर, शलजम। यहाँ से प्रश्न कैसे रहता है, निम्नलिखित में से हम किस पौधे का जड़ नहीं खाते हैं? आपको मूली, गाजर, शलजम और आलू दे देगा। तो आलू जड़ नहीं है, बल्कि ये क्या है कि तना है, भूमिगत तना है, यानी जमीन के अंदर पाए जाने वाले तना है। कुछ पौधे के हम लोग फूल भी खाते हैं, जैसे कि सहजन हो गया, फूलगोभी, केला खाते हैं। फिर कुछ पौधे के हम लोग बीज खाते हैं, जैसे धान, गेहूँ, मक्का, चना आदि। तो ये सब क्या है कि ये सभी हम लोग बीज खाते हैं इस पौधे के। कुछ पौधों के हम लोग फल खाते हैं, फल खाए जाने वाले जैसे सेब, मिर्च फल समझिएगा, पौधे के भाग में फल ही है वो। मिर्च, टमाटर, बैगन, ये सभी क्या है, पौधे के फल वाले भाग हैं। फलाहारी वाला जो है ना, फलाहारी वाला फल नहीं समझना है। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो कि हम लोग उनके कई भागों को खाते हैं, जैसे कि जड़ और पत्ते हम लोग किसका खाते हैं? मूली का खाते हैं। कुछ पौधे जैसे फूल और फल दोनों खाते हैं, जैसे केला हो गया, केला का फूल और फल दोनों खाते हैं। कुछ पौधे के हम लोग सभी भाग को खाते हैं, जैसे धनिया हो गया, उसका बीज भी खाते हैं हम लोग, पत्ता भी खाते हैं, तना भी खाते हैं। तो ये था हम लोग का पौधे से प्राप्त पोषक तत्व, यानी पौधे के कौन कौन से भाग हम लोग खाते हैं। अब बात करें हम लोग भोजन के घटक या पोषक तत्व। हम जो भी खाद्य सामग्री खाते हैं, हम भोजन जो भी करते हैं, तो हमारे भोजन में जो पोषक तत्व पाए जाते हैं, कई पोषक तत्व, जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, वसा, विटामिन, प्रोटीन, जल, खनिज लवण और रुक्षांश। तो ये पोषक तत्व है, और जिस भोजन में हमारे ये सभी पोषक तत्व मौजूद होते हैं उसको हम लोग कहते हैं संतुलित आहार।
और हमारे भोजन में यदि ये पोषक तत्व, सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में नहीं है तो उसको हम लोग संतुलित आहार नहीं कह सकते। तो संतुलित आहार किसको कहते हैं? तो यानी भोजन में पाए जाने वाले सभी पोषक तत्व, जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, वसा हो गया, विटामिन हो गया, प्रोटीन हो गया, जल हो गया, खनिज लवण हो गया और रुक्षांश जिसको आहारी रेशा कहते हैं, ये सभी उचित मात्रा में हो तो उस भोजन को हम लोग कहते हैं संतुलित आहार। तो एक एक बात देखिए, कार्बोहाइड्रेट क्या है कि कार्बोहाइड्रेट ये ऊर्जा देने वाला भोजन है, ऊर्जा देने वाला खाद्य सामग्री है। यानी कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा देने वाला सामग्री है, यानी ये किसी भी जीव के लिए ऊर्जा प्राप्ति का प्रमुख स्रोत होता है कि वो उसको कार्बोहाइड्रेट मिले। यदि कार्बोहाइड्रेट प्राणी को नहीं मिलेगा तो उसके शरीर में एनर्जी नहीं मिलेगा। तो वसा को भी ऊर्जा देने वाला भोजन कहते हैं। हालांकि कार्बोहाइड्रेट से ये लगभग 2 गुना ज़्यादा ऊर्जा देता है। यदि हम लोग 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट खाएं और 1 ग्राम वसा भी खाएं तो इसमें जितनी ऊर्जा होगी ये डबल ऊर्जा वसा खाने से मिलेगा। तो वसा का क्या काम है कि ये हमारे उपापचयी क्रिया में भाग लेता है। यानी एक दूसरी बात कि ये घात रोधी होता है, यानी हमारे शरीर के स्किन के उस पार में फैटी लेयर होता है, वसा होता है, ताकि हमारे अंगों को चोटों से बचा सके। तो ये वसा हो गया। विटामिन कई प्रकार के होते हैं। हम लोग विटामिन को बाद में एक वीडियो में डाल देंगे, विटामिन या लास्ट में हम विटामिन वाला वीडियो हम बताएंगे। पहले प्रोटीन देख लेते हैं। ये शरीर वर्धक भोजन होता है, यानी इसको बॉडी बिल्डिंग फूड कहते हैं। और हमारे शरीर का सेल जब डैमेज हो जाता है या नए सेल बनना होता है तो प्रोटीन ही इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। तो प्रोटीन की कमी से क्वाशियोर का रोग भी हो जाता है बच्चों में। जल जो है ये हमारे शरीर के तापमान को नियंत्रित रखता है। दूसरी बात, जो हमारे शरीर में उत्सर्जित पदार्थ होते हैं, जल के माध्यम से ही उत्सर्जित पदार्थ बाहर निकलता है। तीसरी बात, जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, यानी ये पाचन क्रिया में भी सहायक होता है। तो जल नियमित रूप से, और गर्मी भी है, लेते रहना है। खनिज लवण इन सभी चीज़ों के अलावे हमारे शरीर को कई खनिजों की आवश्यकता होती है, जैसे आयरन हो गया, कैल्शियम हो गया, फास्फोरस हो गया, आयोडीन हो गया। तो ये सभी खनिज लवण की भी आवश्यकता होती है हमारे शरीर को बहुत कम मात्रा में। इसको हम बाहर से नहीं लेते हैं, बल्कि ये हमारे साग सब्जी या फल वगैरह से ही मिल जाता है। तो जैसे कि पता है कि आयोडीन हमारे नमक में मिला दिया जाता है, ताकि आयोडीन की कमी से होने वाला जो रोग है, ये घेगा रोग न हो। और दूसरी बात कि आयरन, जिसको हम लोग लोहा कहते हैं, आयरन की कमी से शरीर में एनीमिया रोग हो जाता है। यानी एनीमिया रोग क्या है कि शरीर के ब्लड में जो हीमोग्लोबिन की मात्रा होती है वो कम हो जाता है आयरन की कमी से। और ये आयरन का मुख्य स्रोत होता है पालक हो गया, आंवला हो गया, गुड़ हो गया, कटा हुआ फल हो गया, इससे आयरन मिलता है। ये प्रश्न भी यहाँ से आया था कि निम्नलिखित में से कौन से खाद्य पदार्थों की समूह में जो है आयरन की मात्रा पाई जाती है। या इसी को आपको घुमा के दिया गया कि 2 लड़कियां हैं, एक फास्ट फूड खाती हैं और दूसरा जो है उसको डॉक्टर सलाह देता है कि आप आंवला खाओ, पालक खाओ, मेथी खाओ, गुड़ खाओ। तो निम्नलिखित में से दूसरी लड़की जो है वो किस बीमारी से ग्रसित है? तो एनीमिया से। तो आयरन की कमी से हम लोग को एनीमिया रोग हो जाता है, और ये विशेष करके महिलाओं में ये एनीमिया रोग होता है। कैल्शियम और फास्फोरस ये हड्डी और दांतों के लिए उपयोगी होता है। कैल्शियम की कमी से हमारे दांत और हड्डी कमज़ोर हो जाते हैं। फास्फोरस भी हड्डी और दांत के लिए उपयोगी होता है। तो ये कुछ ना कुछ खनिज लवण जो है, खनिज लवण ये हमारे शरीर को ज़रूरत पड़ता है, शरीर की आवश्यकताओं को पूर्ति करता है, और ये हमको लगभग फल और सब्जी से मिल जाता है। रुक्षांश या आहारी रेशा, इससे कोई पोषक तत्व मिलता नहीं है, ये कोई पोषक तत्व है नहीं, बल्कि ये क्या है कि हमारे पाचन क्रिया में ये सहायक होते हैं, पाचन क्रिया में सहयोग करता है। जैसे कि छिलके वाली दालें हो गया, ताज़ा फल, ताज़ा सब्जी जो छिलका वाला है उसको खाते हैं तो इस हमारा पाचन क्रिया सही करता है, और एक तरह से कहें कि हमारे पेट को साफ भी रखता है। तो अब विटामिन को थोड़ा डिटेल से देख लेते हैं। विटामिन कई प्रकार के होते हैं। ये घुलनशील के आधार पर विटामिन को 2 भागों में बांटा गया। घुलनशील के आधार पर
घुलनशील के आधार पर विटामिन को दो भागों में बांटा गया, एक जल में घुलनशील और दूसरा वसा में घुलनशील। जल में घुलनशील और दूसरा वसा में घुलनशील। वसा में घुलनशील। तो जल में घुलनशील जो होते हैं ये बी और सी, बी कॉम्प्लेक्स यानी बी कॉम्प्लेक्स और सी, ये दो विटामिन ऐसे हैं जो जल में घुल जाते हैं। बी कॉम्प्लेक्स का मतलब हुआ कि विटामिन B1, B2, B3, B9, B12 ये सभी बी कॉम्प्लेक्स में है, यानी बी के साथ कुछ भी रहे ये जल में घुल जाता। और सी, इसीलिए हम लोग को सलाह दी जाती है कि किसी भी सब्जी या फल को काटने से पहले धोएं, धोकर नहीं काटें। धोकर इसलिए नहीं काटना चाहिए कि उसका जो विटामिन बी और सी है ये घुल जाता है। और वसा में घुलनशील ये ए, डी, ई और के, ये ऐसे विटामिन हैं जो वसा में यानी तेल में घुल जाता है। तो यहाँ से प्रश्न रहता है कि निम्नलिखित में से कौन से विटामिन जल में घुलनशील हैं? तो घुलनशील है कूट में देगा तो B1, B2, B3 और C दे देगा, इस तरह देगा। या कौन से विटामिन वसा में घुलनशील हैं? तो यहाँ से कूट में भी, यहाँ से भी प्रश्न रहेगा। विटामिन ए, डी और ई और के, ये चार विटामिन हैं जो वसा में घुलनशील हैं। विटामिन दो तरह का हम लोग देखें घुलनशील के आधार पर। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और सी ये दोनों जल में घुलनशील होते हैं, और ए, डी, ई के ये जो है वसा में घुलनशील होता है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे विटामिन कौन कौन से होते हैं, उसके रासायनिक नाम, फिर उसकी कमी से होने वाले रोग। और स्रोत में लगभग ये कॉमन है कि हरे साग सब्जी और फल से विटामिन मिलता है। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल। इसके कमी से होने वाला रोग रतौंधी यानी रात के अंधेरे में जो है ना कुछ अनुमान ही नहीं लगता है कि हम किधर जा रहे हैं, क्या है, कहाँ क्या है, यानी रात में दिखना बंद हो जाता है। विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमिन और इसके कमी से होने वाला रोग है बेरी। विटामिन B2 राइबोफ्लेविन और इसके कमी से होने वाला रोग जैसे त्वचा हो गया, जीभ हो गया, ये सब फट जाता है। जीभ फटना ये राइबोफ्लेविन की कमी से हो जाता है, यानी विटामिन B2 की कमी से हो जाता है। विटामिन B3 इसका रासायनिक नाम नियासिन और इससे होने वाला रोग पेलाग्रा। विटामिन B5 पेंटोथेनोइक अम्ल और इसके कमी से होने वाला रोग जो है ये बाल सफ़ेद हो गया, मंदबुद्धि हो जाता है। विटामिन B6 पायरिडॉक्सिन इसका रासायनिक नाम है पायरिडॉक्सिन और इसकी कमी से हो जाता है, ये भी त्वचा रोग से संबंधित इसमें हो जाता है। अगला है B7 का रासायनिक नाम B7 का रासायनिक नाम बायोटीन। इससे जो है ना लकवा का शिकार हो जाता है, इसके कमी से लोग सिर दर्द करते रहता है हमेशा। ये हो गया B7। B11 फॉलिक एसिड या अम्ल, फॉलिक एसिड और इसकी कमी से B11 की कमी से होने वाला रोग पेचिस हो जाता है। B12 साइनोकावालामिन और B12 की कमी से होने वाला रोग पांडु रोग, जिसको हम लोग गांव घर में धनुष टंका रोग कहते हैं। उसके बाद विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड और इससे कमी यानी विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग स्कर्वी
ये याद रखिएगा, ये बार बार प्रश्न पूछता है। विटामिन सी C4 स्कर्वी, ये याद रखिएगा। विटामिन डी कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल इसका रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल। और इसके कमी से बच्चों में रिकेट्स, यानी बच्चों में रिकेट्स हो जाता है, रिकेट्स यानी ये बच्चों में, और बड़ों में यानी वयस्क में जो है ऑस्टियोमलेशिया नामक रोग हो जाता है, ऑस्टियोमलेशिया वयस्कों में ये रोग हो जाता है। विटामिन ई का रासायनिक नाम टेकोफेरॉल, टेकोफेरॉल। और इसके कमी से रोग जो होता है ये जनन शक्ति छीन हो जाता है, जनन शक्ति में कमी होने लगता है, समझ रहे हैं आप। विटामिन के फिलोक्विनोन, इसका रासायनिक नाम है फिलोक्विनोन। और इसके कमी से क्या होता है, रक्त का थक्का न जमना, रक्त का थक्का बनना बंद हो जाना, थक्का न बनना। इसमें क्या होता है, जब कोई आदमी का कुछ अंग कट जाता है तो हम लोग देखते हैं कि कुछ समय के बाद ऑटोमेटिक ब्लड बंद हो जाता है, यानी वो जम जाता है और जिसके वजह से बाहर नहीं आता है। लेकिन जिसके शरीर में विटामिन के की कमी रहता है तो ब्लड उसका बंद ही नहीं होता है। विटामिन डी और के हमारे शरीर में ही संश्लेषण भी हो जाता है। विटामिन डी का स्रोत जो है, आप जाके विटामिन डी का स्रोत कहा जाए कि सूर्य का प्रकाश तो है ही, और हमारे शरीर में भी ये ऑटोमेटिक संश्लेषित हो जाता है। तो ये था भोजन से संबंधित पार्ट 1 वीडियो। पार्ट 2 और पार्ट 3 2 वीडियो और बनेगा, जो उसके बाद हम C-टेट S-टेट्स में यहाँ से किस तरह से प्रश्न आते हैं तो लास्ट वाला वीडियो में डालेंगे। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।